ओके बेटा। यस मिस। हाँ यस मिस। हाँ। यस और मिस। हाँ, और 100 दाने देकर क्या कहते हैं कि 5 साल बाद जब मैं ये दाने माऊंगा तब तुम मुझे वापस इसे लौटा देना। ओके, ऐसा कह के वह चारों बेटियों को गेहूं के 100 दाने देते हैं। बड़ी बहन क्या करती है, उन गेहूं के दानों को अपने कमरे की खिड़की के बाहर फेंक देती है और सोचती है कि जब भी पिताजी दाने मांगेंगे तो मैं अपने भंडार यानी जहाँ अनाज रखा जाता है उस भंडार में से यानी स्टोर रूम, वहां उसमें से गेहूं के दाने लाकर दे दूंगी। दूसरी बेटी एक चांदी की डिब्बी में मखमल की थैली में बांधकर उसे सुरक्षित एक संदूकची यानी एक बड़े से बक्से यानी ट्रंक में रख देती है। ओके। तीसरी बेटी क्या करती है, सोचती है। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? तीसरी बेटी उन दानों को अपने कमरे के खिड़की के बाहर जो जमीन है वहां पर बो देती है, राइट। और चौथी बेटी क्या करती है, उसे गेहूं के दाने भूनकर खाने को अच्छे लगते हैं इसलिए वह उसे भुनवा कर खा लेती है यानी सेक कर खा लेती। बराबर। यस मिस। यस मिस। ओके। हाँ, उसके बाद जैसे 5 साल गुजर जाता है, राजा वापस चारों बेटियों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि कल जो सॉरी 5 साल पहले जो मैंने तुम्हें गेहूं के 100 दाने दिए थे उसे तुम मेरे पास लेकर आओ। जैसे जैसे राजा की बात सुनती है बड़ी बेटी भंडार घर में जाती है, वहां से गेहूं के दाने लेकर आती है। जब राजा गेहूं के दाने देखता है तो क्या कहता है कि ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें 5 साल पहले दिया था। पहले तो राजकुमारी हाँ कह देती है, मगर जब राजा कड़क कर यानी बड़ी आवाज में पूछते हैं तो वो सच बात बता देती है कि वह दाना उसने खिड़की के बाहर फेंक दिए थे। फिर राजा दूसरी राजकुमारी से कहते हैं कि तुम्हारे दाने कहाँ हैं? तब दूसरी राजकुमारी जिन दानों को संभाल के सहेज कर रखा था संदूकची में से लाकर दिखाती है। जब उसे खोलकर देखा जाता है तो दाने सड़ चुके रहते हैं, खराब हो चुके होते हैं, है ना। उसके बाद राजा तीसरी राजकुमारी से पूछते हैं कि तुम्हें दिए हुए दानों का क्या हुआ? तब तीसरी राजकुमारी कहती है कि इसका उत्तर जानने के लिए पिताजी तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, वो मैं तुम्हें कल ले चलूंगी। जब राजा चौथी बेटी से पूछते हैं कि तुम्हारे दाने कहाँ गए, तब वह बेपरवाही से यानी लापरवाही से जवाब देते हैं कि पिताजी उन दानों की क्या कीमत है, हमारे भंडार में तो ढेर सारे वैसे दाने पड़े हैं और आप तो जानते हो कि मुझे भुजे हुए दाने कितने पसंद है, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई, है ना। यह बात वह कहती है। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था, बराबर बेटा? यस मिस। यस ओके, मिस। तो चलिए अभी पेज नंबर है आपका 4। ओके, चलिए तो ध्यान दीजिए आगे के पैराग्राफ पे। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। निराशा यानी उदास हो गया, ना उम्मीद, है ना। निराश होना यानी उदास होना। ओके, जो चारों बेटियों ने जो उत्तर दिया, उत्तर यानी आंसर, उससे राजा कैसा हो गया, निराश हो गया, उदास हो गया। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी की ही थोड़ी उम्मीद थी। अभी 3 बेटियों का तो उसे पता चल गया कि उन्होंने क्या किया, मगर जो तीसरी बेटी थी, चारों बेटी में से उसे तीसरी बेटी की उम्मीद थी। उम्मीद यानी आशा थी। ओके, अभी आगे देखिए। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई और दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरी जो राजकुमारी थी वो राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। और वो राजा के पास आकर कहने लगी कि चलिए पिताजी, आपने कल मुझे पूछा था ना गेहूं के दाने कहाँ हैं, तो चलिए आज मैं तुम्हें वह गेहूं के दाने दिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ, वो गेहूं के दाने कहाँ हैं वो मैं तुम्हें बताती हूँ। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ मालूम है ना बेटा, राजा महाराजा जो रथ पर जाते हैं। यस मिस। रथ पर, यस हाँ मिस। यस यस, हाँ। तो राजा रथ पर सवार हो गया यानी चढ़ गया। रथ महल नगर के पास खेती की तरफ बढ़ गया। रथ कहाँ चला, महल, महल को छोड़ा, देन नगर, राजा का महल होता है, महल के बाद उसका नगर होता है, प्रजा रहती है ना उसकी। तो राजा के रथ ने महल को छोड़ा, उसके बाद वो नगर पार करके
खेतों की तरफ बढ़ने लगा, जहां खेती होती है, फसलें उगते हैं वहां, खेत यानी फार्म। ओके। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगाओगी? राजा तीसरी बेटी से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने उन दानों का किया क्या, उसे कहाँ रख छोड़े हैं? तुमने वे 100 दाने कहाँ रखे हैं? इन 100 दानों के लिए। हाँ, हेलो। हेलो मिस, हाँ बोलो। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा, इसलिए मैं बार बार लेफ्ट हो रहा हूँ। हाँ आप, बेटा आपका भी आवाज मुझे कट होकर सुनाई दे रहा है। अभी आ रहा है बेटा? हाँ, हेलो। आ रहा है। हाँ हाँ, ओके बेटा। तो जब राजा तीसरी बेटी से पूछता है कि आखिर तुमने वो दाने कहाँ रख छोड़े हैं, कहाँ रखे हैं? इन दानों के चक्कर में तुम मुझे चक्कर लगवाओगे, यानी दाने दिखाने हेतु तुम मुझे महल और नगर के चक्कर लगवाओगे, यानी राउंड राउंड घुमाओगी, ऐसा यहाँ राजा कह रहा है। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा तीसरी बेटी से बात कर ही रहे थे कि तुम्हारे दानों के उसमें तुम मुझे पूरे इसके चक्कर लगवाओगे, इतना कह ही रहा था कि राजा का रथ एक हरे भरे यानी ग्रीन खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेती में गेहूं की फसल थी, और राजा ने क्या देखा कि उसके सामने जो खेत था, उस खेत में क्या थी? गेहूं की बड़ी बड़ी फसलें थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी। बालियां यानी गेहूं के आगे का पोर्शन, जिसमें से गेहूं के दाने निकलते हैं, उसे बालियां कहा जाता है। तो वो बालियां हवा में झूम रही थी, यानी इधर उधर डोल रही थी। जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रहे, और राजा को ऐसा लग रहा था जैसे वो गेहूं की बालियां उन्हें खुशी के, प्रसन्नता के गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा, और राजा ने हैरानी से यानी आश्चर्यचकित होकर तीसरी राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये है वो 100 दाने। और राजकुमारी ने क्या कहा, पिताजी ये जो फसलें देख रहे हो आप, यही आपके दिए हुए 100 दाने हैं, जो आज लाखों लाख दाने के रूप में आपके सामने है। यानी वो कह रहे कि जो आपने मुझे 100 दाने दिए थे, वही ये 100 दाने, उस 100 दानों का आज मैंने लाखों दाने करके दिखाए, वही आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। क्योंकि राजकुमारी ने क्या किया था, अपने कमरे की खिड़की के बाहर जो जमीन थी, वहां वो दाने को बो दिया था, और जैसे अंकुर फूटा, फसल हुई, उसने दाने निकाल के वापस बो दिया। ऐसे कर करके उसने 100 दानों के लाखों दानों करके दिखा दिए, है ना। यानी कहने का मतलब है कि वही 100 दानों की यह खेती थी, यानी यह जो फसल थी गेहूं की, वही 100 दाने बोकर तैयार की हुई फसलें थी। राजकुमारी कहती है कि पिताजी आपने जो दाने दिए थे, उसी को बोकर मैंने इतनी अधिक फसल की, यानी आज उसके पास पर्याप्त मात्रा में ढेर सारा अनाज था, यानी ढेर सारा गेहूं था। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, राजा ने खुशी से प्रसन्न होकर उसे प्यार से गले लगा लिया। अब वह निश्चित हो गया, अब वो बिंदास हो गया, निश्चित हो गया, यानी अभी उसे कोई भी टेंशन नहीं, टेंशन मुक्त हो गया। कैसे? कि उसे पता था कि मेरी तीसरी बेटी ही मेरे राज्य का व्यवहार करेगी या कारभार संभालेगी, क्योंकि उसी में अक्लमंदी है, और उसी ने समय का सदुपयोग करके 100 दानों का लाख लाख दानों में परिवर्तित कर दिया। यानी आज जो सारा ढेर सारा अनाज मुझे दिखाई दे रहा है, गेहूं दिखाई दे रहा है, वो मेरी तीसरी राजकुमारी की बुद्धिमत्ता यानी अक्लमंदी का ही परिणाम है। इस बात की उसे निश्चितता हो गई, इसलिए वह निश्चित हो गया, यानी टेंशन मुक्त हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। और राजा ने घोषणा कर दी कि तीसरी बेटी ही मेरे राज्य की वारिस है, यानी सच्ची उत्तराधिकारी है, क्योंकि उसी ने अक्लमंदी और समय का सदुपयोग कर कर उन्हीं 100 दानों के उन्हीं 100 दानों के लाख लाख दानों में परिवर्तित कर दिया, यानी निर्माण कर दिया।
और आज ढेर सारा अनाज उसी के कारण राजा को दिखाई पड़ रहा था। इस वजह से राजा को पूरा विश्वास हो गया कि मेरे बाद मेरे राज्य को सही ढंग से अगर कोई चला सकता है तो वो मेरी तीसरी बेटी ही है। इसलिए उन्होंने तीसरी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। समझा बेटा? Yes, Yes, miss. miss. ओके ओके Yes, miss. ओके। तो इस बात से आपको क्या सीख मिली कि मनुष्य को अपने जीवन में समझदारी या फिर अक्लमंदी से काम करना चाहिए और उसे समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान होता है। समय कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। हमें अपना काम अपने समय पर करना चाहिए। जो काम हमें कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अब भी करो। इसलिए हम जो भी आपको होमवर्क देते हैं उस होमवर्क को आपको तुरंत करना होता है। ओके। मनुष्य को अपने पास जो भी साधन उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करना या सीख लेना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों का पालन करता है वो जीवन में हमेशा सफल रहता है, सक्सेसफुल रहता है। ओके बेटा, समझा इस कहानी से? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. ओके ओके, चलो अभी हाँ करूंगी। आपको मैं जब भी होमवर्क बोलती हूँ आप लिखकर छोड़ दीजिए। मेरा मन चाहेगा मैं तुरंत बोलूंगी चलो आज मुझे होमवर्क दिखाओ। उस दिन मुझे सभी का होमवर्क रेडी चाहिए, नहीं तो मैं मनीष सर से आप लोगों का कंप्लेंट कर दूंगी। ओके चलिए, तो अभी आपको शब्द वाटिका लिखनी है। देन मैंने प्रश्नों के जो मैंने पाठ चलाया उस पाठ में जो मैंने कठिन शब्द लिखवाए वो कठिन शब्द भी आपको लिखने हैं। समझा? अभी इस कहानी का हेतु समझ में आया? Yes, teacher. Yes, miss. हाँ, Yes, miss. हाँ, Yes, miss. हाँ, कि मनुष्य को अपने जीवन में अक्लमंदी और समय का सदुपयोग करना चाहिए और जो भी साधन अपने पास है उसका इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति ये सारी बातों को ध्यान देता है, पालन करता है, वही अपने जीवन में कामयाब इंसान बनता है, यानी सक्सेसफुल बनता है। ओके चलिए, अभी आपको शब्द वाटिका लिखनी है। देन मुहावरे दिए हैं, वो मुहावरे लिखकर वाक्य प्रयोग आपको खुद करना है। चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ना, गले लगाना, प्यार से मिलना। ओके हमें बुरे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, है ना? हमें बुरे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, और गले लगाना यानी प्यार से मिलना। हमें प्यार से बड़ों को मिलना। हाँ या फिर हमें छोटों को गले लगाना चाहिए, है ना? अपने छोटे भाई बहनों को गले लगाना चाहिए। ओके चलिए, अभी यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन स्वाध्याय में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। सूचना के अनुसार कृतियां करो। सूचना के अनुसार कृतियां करो। पहला उत्तर लिखो। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया? ऐसे गेहूं के दानों का चारों बहनों ने किया, क्या किया? अभी चारों बहनों ने क्या किया वो आपको लिखना है। आपके टेक्स्ट बुक में ही इसका आंसर है ना? Yes, miss. ये रहा देखो। हाँ ये देखो यहाँ से, बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दिखा? Yes, miss. दिखा क्या? हाँ Yes. हाँ, क्या आवाज आ रहा है? कटर कटर। बड़ी बहन ने मिला पहला, बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया, बराबर। दूसरी ने क्या किया? संभाल कर मखमल के कपड़े में
संभाल कर पेटी में रख दिया। दूसरी ने देखो, हाँ ये देखो है ना, एक मिनट, हाँ ये देखो, दूसरी बहन ने दानों को चांदी करके सुरक्षित बंदूकी में डाल दिया, ये लिखना है। मिला दूसरा? Yes, miss. चाहे तो चाहे तो बेटा आप लोग ना अभी पेंसिल से टिक मार्क कर लो, बाद में आराम से लिखना, ओके। फिर तीसरी ने क्या किया? उसे वो दिया। पूछ कर खा लिया। नहीं नहीं, चौथी ने भून कर खा लिया, तीसरी ने नहीं खाया। हाँ बो दिया, हाँ। तीसरी राजकुमारी ने खिड़की के पीछे वाले जमीन में बो दिया। तीसरी राजकुमारी ने क्या किया? बो दिए। तीसरी बहन ने, लिखो, तीसरी बहन ने, फिर ये लिखना है आपको। अच्छा, हाँ, यस, योर वॉइस ऑल्सो ब्रेकिंग। आप लोगों का भी आवाज ब्रेक हो रहा है, सो नेटवर्क इशू रहेगा बेटा, ओके। चलिए, तीसरी बहन ने देखो क्या किया, अपने कमरे की खिड़की की पीछे वाली जमीन में वे दानों को बो दिए, उन दानों को बो दिया, ओके। मिला? ये देखो स्क्रीन पे मैंने दिखाया, स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो। अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। मिला? Yes. Yes, miss. हाँ, अभी चौथी बहन ने क्या किया? ये देखो, चौथी बहन ने उन दानों को भुनवा पूछ कर कर खा खा डाला। लिया। आपको लिखना है, चौथी बहन ने दानों को भुनवा कर खा डाला, ये लिखना है। चौथी बहन ने क्या किया? दानों को भुनवा कर खा डाला। मिला चारों बेटा? Yes, miss. ये देखो आपके स्क्रीन, हाँ, आप स्क्रीन पे दिया है, ओके। अभी फिर से एक बार बता देती हूँ, देखो, गेहूं के दानों का सबने क्या किया? तो सबसे पहले ने क्या किया? बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया, को हाँ एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल की थैली में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। फिर तीसरी बहन ने क्या किया? तीसरी बहन यहाँ है, अपने कमरे की खिड़की के बाहर बो दिया। हाँ हाँ, अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में, ये देखो आंसर में दिखा रही हूँ आपको, देखिए, पीछे वाली जमीन में दानों को बो दिया। और चौथी वाली ने क्या किया? चौथी बहन ने दानों को भुनवाकर खा डाला। मिला? Yes, miss. हाँ, चौथी बहन ने दानों को भुनवाकर खा डाला। मिल गया चारों? Yes, miss. चलिए अभी, हाँ अभी यहाँ आ जाइए, चलिए। अभी ये देखिए, उचित क्रम पाठ के अनुसार सीक्वेंस में हमें डालना है। अभी देखो, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया।
अभी सबसे पहला कौन सा वाक्य आएगा? फोर्थ फोर्थ वन। हाँ, फोर्थ वन आएगा। उसके बाद सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। यस, फर्स्ट वन। फोर्थ वन फर्स्ट आएगा, फर्स्ट वन सेकंड आएगा, फिर सेकंड वन थर्ड आएगा। रथ एक बड़े रथ हरे एक भरे बड़े खेत के सामने रुक गया एंड और अंत में आएगा थर्ड। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा, है ना? यस तो पहला दूसरा है, दूसरा तीसरा है, तीसरा चौथा है और चौथा पहला है। समझा बच्चों? तो आपको ऐसा आएगा, पहला कौन सा है? अंत में उससे एक उपाय सूझ गया। पहला दूसरा। पहला आएगा, अंत में उससे एक उपाय सूझ गया। बाद में आएगा, सभी ने राजा को निराशा खेत के सामने रुक गया। देन लास्ट वन है, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। ओके बेटा, चलिए, लिखा सबने? यस यस मिस। फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए। चलिए, जरूर इसके पीछे कोई मतलब ये हेतु भी आता है, उद्देश्य भी है, पर टेक्स्ट बुक में जो शब्द है वही हमको लिखना है। तो टेक्स्ट बुक में क्या है? मकसद। हाँ, ओके। देन उसके बाद है, 100 में से उन्होंने डैश खा गई। क्या खा गई? हाँ, भिगो कर, पका कर या भुनवा कर, तो भुनवा कर। ठीक है। उसके बाद है थर्ड वन, देखिए, तुम्ही ही मेरे राज्य की सच्ची डैश हो, रानी युवराजी उत्तराधिकारी। क्या है? उत्तराधिकारी। यस। उसके बाद लास्ट है, इसे तुम अपने पास रखो, डैश साल बाद इन्हें मांगूंगा। 4 साल। 5। हाँ, राजा ने चारों बेटियों को 100 गेहूं के दाने दिए और कहा कि इन्हें मैं 5 साल बाद वापस मांगूंगा। ओके बेटा, समझा? फिलिंग द ब्लैंक्स। अभी देखिए, अभी परिणाम लिखे, यानी कारण। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। गेहूं के दानों को बोने का क्या परिणाम हुआ, बताइए? 5 साल बाद लाखों में बन गए। यस, हाँ, है ना? फसलें हुई और वह लाखों में तब्दील हो गए, है ना? एक मिनट बताती हूँ आपको। आपके गेहूं के दानों को बोने का परिणाम क्या हुआ? समय पे अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले, है ना? ये देखो, ये देखो, समय देखो, समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले, है ना? और फसल में से दाने निकले और फिर बो दिए। इस तरह 5 वर्ष तक उसके ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया, है ना? परिणाम ये हुआ, ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। ओके, गेहूं के दानों को बोने का परिणाम, तो समय पर अंकुर फूटा, पौधे तैयार हुए, दाने निकले, है ना? और वापस उसी के दाने को बोया, तो इस तरह का क्या परिणाम हुआ? बहुत ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। हाँ, हाँ, लाखों भी चलेगा, लाखों दाने तैयार हुए ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। दूसरा देखो, सभी के उत्तर सुनकर राजा का हुआ परिणाम। क्या परिणाम हुआ? राजा क्या हो गया?
निराश। उत्तर सुनकर राजा निराश हो गया। निराश हो गया। Yes. आइए, सबके उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। समझा बेटा? यस टीचर। अच्छा, देन नेक्स्ट क्या है देखो। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। दाने सड़ गए। दाने सड़ गए। सड़ राजा ने गए। उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए। हाँ, सड़ गए है ना। हाँ, क्या आएगा? दूसरी राजकुमारी के संदूकची में दाने रखने का परिणाम क्या हुआ? दाने सड़ गए। सड़ गए। ये रहा। राजा ने खोलकर देखा तो दाने सड़ गए थे, है ना। दाने सड़ गए। देन उसके बाद देखो, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। क्या परिणाम हुआ? उसने सच बता दिया। उसने सच बता दिया। क्या है उसका? ये देखो, उसने सच्ची बात बता दी। हाँ ये देखो। हाँ, राजा ने फिर कड़क कर पूछा तब उसने सच्ची बात बता दी। पर सच्ची बात कौन सी? कि उसने गेहूं के दाने भंडार घर से लाए थे, है ना। ये सच बात। हाँ हाँ, तो उसने सच बात बता दी। क्या सच बात थी? कि उसने गेहूं के दाने भंडार भंडार से लाए थे। हाँ, उसने सच बात बता दी। उसने सच बात बता दी कि दाने भंडार घर से लाए हैं। दाने भंडार घर से लाए हैं। समझा बच्चा? यस मिस। मिस। यस मिस। ये सभी समझ में आ गया चारों कारण? यस मिस। हाँ, अभी उसके बाद है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में क्या है? वाक्य के प्रकार है, जिसमें वाक्य के दो प्रकार है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। यहाँ दिया है रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों में से ढूंढकर निकालना है। तो ये ग्रामर पोर्शन है, तो मैं ग्रामर सिखाऊंगी, उसके बाद हम ये करेंगे। समझा? है ना। अभी देखो, अगर वाक्य ढूंढना है तो मैं अभी एक एक वाक्य आपको बता देती। जैसे रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ओके, तो देखो यहाँ पहला वाक्य है, सिंपल सा वाक्य है ना। सिंपल सा वाक्य देखो ये आएगा। सरल वाक्य क्या है? ये देखो सिंपल सा। सिंपल वाक्य क्या है? एक राजा था, है ना, उसकी बेटियां थी, है ना। फिर वह सोचने लगा। वह सोचने लगा, ये क्या है? सरल वाक्य है। चाहे तो आप वाक्य के नीचे अंडरलाइन करके रखो और लिखो, यानी सरल। समझ रहे हो? यस मिस। हाँ, वाक्य के प्रकार है ना, उसमें से ये रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है, सरल, संयुक्त और मिश्र। अभी केवल मैं बता रही हूँ तो लिख के रखो, बाद में मैं ग्रामर पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो फिर सरल वाक्य में सिर्फ 2 लिखो चाहे तो। उसकी 4 बेटियां थी, वह सोचने लगा। है ना। अभी संयुक्त वाक्य बोले तो जिसमें और अथवा किंतु परंतु का प्रयोग होता है। ओके। अभी एक आध वाक्य में बताती हूँ आपको, रुको। टीचर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा और लैग हो रहा है पूरा, पता नहीं क्या हो रहा है। और बच्चों को दिख रहा है बेटा स्क्रीन? यस मिस। हाँ तो बेटा मेरा नेट आप- गया, मेरा नेट गया था, नेट गया था। हाँ बेटा वही रहेगा, आपका मोबाइल का थोड़ा इश्यू रहेगा। ओके कई बार क्या होता है नेट की वजह से, कई बार हमारे आवाज भी ब्रेक होते हैं और कई बार तो वाक्य मुझे मिला। ये देखो, तीसरी बहन बस सोचती रही, तीसरी बहन बस सोचती रही रही। ओके, कि इसका क्या करूं, कि इसका क्या करूं। तो की के नीचे अंडरलाइन कीजिए, की के नीचे अंडरलाइन कीजिए। है ना, ऐसे। फिर और एक है, बताते रहो। एक मिनट। हाँ ये देखो, ये देखो इधर है दूसरा वाक्य। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला, उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई, और खेल में मग्न हो गई। और के नीचे अंडरलाइन कीजिए, ये संयुक्त वाक्य है। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला, एक वाक्य हुआ। खेल में मग्न हो गई, दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ और ने किया है। बस 2 वाक्य लिखे। देन उसके बाद मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में देखो कैसे आता है। ये देखो, 5 साल जब राजा फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, नहीं, हाँ यहाँ हाँ, 5 वापस कर देना। संयुक्त इसे तुम अपने पास रखो, कॉमा 5 साल बाद जब मैं मांगूंगा तब तुम मुझे इससे। मिश्र वाक्य में क्या होता है बेटा, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। हाँ ये देखो, अभी ये भी आएगा। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमानी होगी, कॉमा, उसे ही अपना राजपाट सौंपूंगा। ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड है। क्योंकि जो बुद्धिमानी होगा, होशियार होगा, उसे ही राजा अपना राज्य देगा। समझा? बस इतना लिखो, 2 लिखो, बहुत हो गया। हेलो हेलो बेटा। हेलो मिस। हेलो मिस। हाँ आवाज आ रही है ना अभी? यस मिस। हाँ ओके ओके। तो इस तरह मैंने आपको ये अपना लेसन नंबर 2 का पूरा स्वाध्याय करवाया। ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके बेटा? यस मिस। यस मिस। यस मिस। यस मिस। तो हाँ हाँ
हाँ, तो अभी हम लेसन नंबर 3 देखते हैं। ओके, लेसन नंबर 3 देखते हैं, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून मालूम है ना, नाखून किसे कहते हैं? नेल्स। ओके, हाँ, तो इसके बारे में केवल आज मैं सिर्फ जानकारी देती हूँ आपको। ओके, हेलो, हाँ बोलो। हेलो, हेलो बेटा। यस मिस। हाँ, चलिए, तो सभी बच्चों को वारिस कौन लेसन में समझ में आ गया सबको? यस मिस। यस मिस। ओके, यस मिस। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो मिस। नहीं ना? नो मिस। नो। आपको तो आपको होमवर्क में शब्द वाटिका लिखनी है, मुहावरे लिखने हैं, देन सूचना के अनुसार जो कृतियां है वो लिखना है, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो वो लिखना है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो, फिलिंग द ब्लैंक्स वो लिखना है, परिणाम लिखो, परिणाम लिखवाया मैंने वो, फिर भाषा बिंदु में मैंने रचना के आधार पर 2-2 वाक्य आपको बताए वो लिख लीजिए। बस इतना आपका होमवर्क रहेगा, समझा? यस मिस। यस मिस। ओके, हाँ, अभी केवल सुनने का काम करो, कुछ देखो मत, सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। अभी इसके आगे जो हमारा लेसन नंबर 3 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके बारे में केवल मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगी। ओके, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके जो लेखक है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ओके, अभी थोड़ा उनका परिचय देख लेते हैं। अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हमारे लेखक है, उनका जन्म 1907 बलिया, उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। बलिया जिले, उत्तर प्रदेश के संस्कृत, बंगाली, अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे, यानी उन्हें ये सारी भाषा आती थी। कौन कौन सी? हिंदी, संस्कृत, बंगाली और अंग्रेजी। ओके, वे हिंदी साहित्य के निबंधकार, समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रवर्तक थे, यानी वह मौलिक निबंध, उत्कृष्ट समालोचना तथा संस्कृत विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार थे। उपन्यास का मतलब है नॉवल, यानी ये सारी बातों की रचना उन्होंने की थी। केवल निबंध ही नहीं लिखे थे, बल्कि उन्होंने उपन्यास भी लिखे थे, यानी वो उपन्यासकार भी थे। उन्होंने शांति निकेतन में अध्ययन का कार्य किया था। शांति निकेतन नामक जो संस्था है, वहां उन्होंने अध्ययन का कार्य किया था। उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था, यानी वो स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे। द्विवेदी जी महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के सानिध्य में थे। वह महान महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने कौन सा गाना लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर का देश के लिए? बताइए कौन सा गाना है? वंदे मातरम ना? मातरम। हाँ, वंदे मातरम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है ना, तो ये द्विवेदी जी Yes. उन्हीं के पास थे, उन्हीं के सानिध्य में थे। इनके द्वारा लिखे गए निबंध इनकी अद्वितीय प्रतिभा का परिणाम है ना? तो इस तरह से उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो ये जो हमारे लेखक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके जो लेखक है कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनके बारे में यहाँ, हाँ, उनका परिचय मैंने आपको बताया। ओके, अभी उनके प्रमुख कृतियां कौन सी है देखो? अशोक के फूल, कल्पलता आदि थे। अभी देखो, प्रस्तुत गद्य, यानी इस पाठ में क्या कहा गया है? तो प्रस्तुत वैचारिक निबंध है। वैचारिक यानी विचार करने हेतु, सोचने वाली,
आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता की चिन्ह माना है। नाखून बढ़ना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये पशुता यानी जानवरों की निशानी है। जानवर, अगर इंसान नाखून बढ़ाता है तो वो जानवर कहलाएगा। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। नाखून क्या है? पशुता है। पशुता मतलब जानवर, जानवर जो होते हैं ना, पशुवत यानी क्रूर की वह निशानी है, यानी पशुता की निशानी है। और यह बुराइयों का भी प्रतीक है, यानी नाखून को बुरा माना जाता है, यानी बुराई का प्रतीक माना गया है। उनका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी की में बुराई आदत है आ जाए तो उसे त्याग देना चाहिए। कभी क्या कह रहे हैं कि अगर जिस तरह नाखून बढ़ते हैं हमारे, तो हम उसे कैसे काट देते हैं, तो वैसे ही अगर हमारे में कोई बुराई है तो उस बुराई को हमें त्याग देना चाहिए, यानी छोड़ देना चाहिए। बुराई को छोड़ना ही हमारे हमारे में सद्गुण यानी हमारे में अच्छाई है उसका प्रतीक माना जाएगा। क्योंकि नाखून बुराई का प्रतीक है और बुरी आदत भी बुराई का प्रतीक। अगर बुरी आदतों को छोड़कर हम अच्छाई को अपनाते तो ये सद्गुण माना जाता है। ओके, तो कवि का यही कहना है कि नाखून पशुता की निशानी है बुराई की, तो जिस तरह हम नाखूनों को काटते हैं उसी तरह हमें अपने अंदर जो बुराई है उसका त्याग कर देना चाहिए। समझा था इतना? है ना? यानी कवि का क्या कहना है कि हमें, कवि क्या कहते हैं कि हमें सद्गुणों को स्वीकार करना चाहिए, अच्छे गुणों को, और दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। यानी जो बुराइयां है, खराब गुण है हमारे अंदर, उसे छोड़ देना चाहिए। नाखून बढ़ता है पशुता की निशानी है। जब हम नाखून बढ़ाते हैं तो वो पशुता यानी जानवरों की निशानी है। यदि बुरी आदत आ जाए तो उसे हमें उनका त्याग करना चाहिए। अस्त्रों का प्रयोग सकारात्मक कार्य के लिए करना चाहिए। अस्त्र शास्त्र का उपयोग अच्छे कामों, मैत्री, तप व त्याग जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। इन्हें अपनाने से प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व जीवन में सफल होता है। यानी बुराई का त्याग अगर इंसान करता है तो जीवन में कामयाब बनता है, आगे चलता है। यही बात इस पाठ्य के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। ओके बेटा? यस मिस। हाँ, अभी 1 मिनट थोड़ा सा बोल दूं मैं। एक्चुअली कौन सी है? ये निबंध विधा है, वैचारिक निबंध विधा है। यह पाठकों को विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी अगर इस तरह के पाठ हम पढ़ते हैं तो हम इसके बारे में सोचने के लिए विवश हो जाते हैं, है ना? निबंध में सहज सरल और तरीके से व्यक्त की जाती है, यानी लेखन की अभिव्यक्ति को व्यक्त किया जाता है निबंध के माध्यम से। अभी प्रस्तावना कैसे लिखोगे तो देखो, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इस निबंध में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सद्गुणों को स्वीकार करने व दुर्गुणों का त्याग करने की सलाह दी है ना? लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी मानी गई है। यानी जो हमारे अंदर जो बुराई है वह नाखून का प्रतीक है। जिस तरह हम नाखून को काटते हैं वैसे ही हमें अपने अंदर की जो बुराई है उसे निकाल बाहर करना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ नाखून क्यों बढ़ते हैं एक वैचारिक निबंध है, और इस निबंध के माध्यम से लेखक ने नाखून बढ़ने पर हम जैसे काटते हैं ठीक उसी तरह हमें बुरी आदतों को, साल पहले इंसान वन मानुष जैसा था, यानी आदि मानुष था। आदि मानव बोलते हैं ना, जंगल में रहना, जंगल में खाना, पशु पक्षियों का शिकार करना, इस तरह का वह आदमी था। तब उसे नाखूनों की जरूरत पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उन नाखूनों के माध्यम से वह अपना शिकार करता था और अपना पेट भरता था, है ना? फिर उसे धातु के हथियार बनाए
और फिर उसने क्या किया, धातु के औजार हथियार बनाए शिकार करने के लिए। आधुनिक युग में इंसानों को नाखूनों की जरूरत नहीं है। आज के युग में इंसानों को इन नाखूनों की जरूरत नहीं। क्या वो शिकार करता है? नहीं। उसको जो चाहिए खाने पीने की हर एक चीज अभी उसे उपलब्ध है, इसलिए उसे अभी नाखूनों की जरूरत नहीं है। अतः उसे काट कर फेंकना ही बेहतर है। इसलिए उन नाखूनों को काट कर फेंकना ही अच्छी बात है। इस प्रकार मनुष्य को प्रयोग से बचना चाहिए। मनुष्य को ऐसे नाखूनों से हमेशा बचना चाहिए। लेखक ने मनुष्य को पशु से भिन्न बताते हुए निहत कहा है, यानी मनुष्य पशुओं से अलग है, क्योंकि पशुओं को नाखूनों की जरूरत पड़ती है, मनुष्य को नाखूनों की जरूरत पड़ती नहीं है। उसमें संयम, त्याग, श्रद्धा, मैत्री, तप जैसे गुणों का होना जरूरी है। व्यक्ति मनुष्य के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? संयम, सहानुभूति, संयम, बराबर, त्याग, छोड़ने की, श्रद्धा, विश्वास, मैत्री, तप, त्याग जैसे गुण होने चाहिए। यदि मनुष्य इन सारे गुणों को अपनाएगा तो ही अपने जीवन में सफल हो पाएगा। यही बात इस पाठ्य के माध्यम से हमारे लेखक हजारी प्रसाद ने हमें समझाने का प्रयास किया है। समझ रहे हो बेटा? हेलो, Yes, miss. Yes, miss. ओ हाँ, तो यही है Yes, हमारा अगला लेसन, लेसन नंबर 3। नाखून क्यों बढ़ते हैं? मैंने आपको परिचय दे दिया, गद्य संबंधी परिचय दे दिया। इस पाठ के माध्यम से हजारी प्रसाद जी हमें क्या कहना चाह रहे, क्या संदेश दे रहे, वो भी मैंने आपको बता दिया। वो क्या संदेश दे रहे कि जिस तरह हम अपने नाखून काटते हैं, वैसे ही हमें अपने अंदर जो भी बुराई है उन बुराई का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इंसान में संयम, त्याग, श्रद्धा, मैत्री, तप व त्याग जैसे सद्गुणों का होना अति आवश्यक है। अगर मनुष्य इन गुणों को अपनाता है तो ही अपने जीवन में सफल हो पाता है। यही बात कवि इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। ओके बेटा? Yes, miss. सर अपना Yes, miss. हेलो, मेरा अपने आप कट हो गया। समझा? ओके, तो देन नेक्स्ट, आवाज कट हो गया था। No, miss. टीचर बार बार कट हो रहा था। No. हाँ कोई बात नहीं। हेलो, हाउस ब्रेक, नेटवर्क इशू की वजह से कभी कभी ऐसा होता है, सो टेंशन मत लो, वापस इसके बारे में जानकारी दूंगी। ओके बेटा? ओके टीचर। Yes, miss. ओके ओके, अभी मुझे बताइए लेसन नंबर 2 वारिस कौन, सबको समझ में आ गया? Yes, miss. यस टीचर। Miss. किसी को कोई हाँ हाँ? जो होमवर्क मैंने दिया है वो आपको करना है। मैं कभी भी चेक करूंगी, मैं मनीष सर से बोल दूंगी कि दिया हुआ होमवर्क आप चेक करिए। मैं मनीष सर को भेज दूंगी कि मैंने आपको क्या होमवर्क दिया है, वो जरूर चेक करेंगे। इसलिए आपको होमवर्क करना बहुत ही कंपलसरी है। मैं पहले भी बोली हूँ कि जो भी होमवर्क दिया जाता है उसे तुरंत करना है। काल करे सो अब कर, अब करे सो आज कर, समझा? दिया हुआ होमवर्क कीजिए, हम जरूर चेक करेंगे। और एक बात, आपको डेली मराठी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, रोज एक लैंग्वेज में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट होगी, विराम चिन्हों के बारे में पता चलेगा, देन आपकी गलतियां कहाँ होती है वो भी आपको पता चलेगा। ओके, अभी आप 8 में हो, 9th में हो, 10th तक आपके हैंडराइटिंग में काफी इम्प्रूवमेंट हो चुका होगा, इसलिए अभी से ही एक पैराग्राफ लिखने की आदत डाल दीजिए। समझा बच्चा? यस Yes, miss. Yes, miss. Yes.
ओ टू में सबको समझ में आ गया? यस मिस। हाँ यस मिस। यस। हाँ। राजा ने अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए चारों बेटियों को गेहूं के 100 दाने दिए। और कहा कि 5 साल दीजिएगा। पहली बेटी ने अपने कमरे के बाहर उन दानों को फेंक दिया, खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरी बेटी ने चांदी के डिब्बी में मखमल के थैली में लपेटकर एक संदूकची में रख दिया। तीसरी बेटी ने अपने कमरे के बाहर खिड़की के बाहर जो थे उसमें टीचर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। Mr. Voice is breaking. और छोटी मिस वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। बाय टीचर। Okay, students, lecture is over.